केंद्र का जो निर्माण हमने किया है, जैसे प्रथम भाव जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। प्रथम भाव धर्म है, दसम भाव अर्थ है, सप्तम काम है और चतुर्थ भाव जो है वो मोक्ष है। तो हम एक मिनट, मनुष्य का जो दैनिक क्रियाक्रम जो होता है, प्रथम भाव धर्म मतलब जब मनुष्य सुबह प्रातःकालीन में उठता है तो सबसे पहले उसका धर्म है कि वो उठ करके अपनी जो दैनिक दिनचर्या जो है उससे निवृत्त होकर के और अपना भोजन करके और उससे फारूक होकर के जब दोपहर में 10-12 बजे तक जब वो 12 बजे मिड हेवन में पहुंचता है तो अपना अर्थ उपार्जन के लिए वो घर से बाहर निकले, वो काम करे, सब कुछ करने के लिए जाए। और जब सूर्यास्त होता है शाम को जब, तो उस वक्त वो मनुष्य अपना कर्म करके और घर पे आकर के और शयन करके वो काम का भाव है, तो वो अपनी काम की जो दैनिक वो जो क्रियाक्रम जो भी होता है उससे निवृत्त होकर के और रात को 12 बजे जब मिडनाइट पे पहुंचता है तो वहाँ पे वो जब रात को 12 बजे जब निद्रा में सोता है तो वो निद्रा में सोने का मतलब वो एक तरह से मोक्ष भाव है। निद्रा में जब सोया सबकॉन्शियसली वो ये हो जाता है तो वो मोक्ष भाव है। वहाँ पे सूर्य इनविजिबल होता है तो वो चतुर्थ भाव हो जाता है और वहाँ पे सूर्य की ये अवस्था है। और फिर वापस जो प्रातःकालीन में सूर्य जो आएगा तब वापस 3-4-5 बजे आएगा, फिर वापस मनुष्य जो है उठेगा और उठ करके ये पूरी परिक्रमा जो है पूरी करेगा। केंद्र ज्योतिष के अंदर हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, बिकॉज केंद्र को 4 जो घर हैं हमारे 1, 4, 7, 10 ये ज्योतिष के पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं और ज़िंदगी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल जो हैं, बहुत खास रोल जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वजह से इनको केंद्र कहा जाता है, क्योंकि केंद्र ना, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें तो केंद्र का मतलब क्या है? सेंटर किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और सेंटर का हमेशा वैल्यू ज़्यादा रहता है। गवर्नमेंट की बात करें ना तो कहते हैं ना, सेंटर से अगर ऑर्डर आएगा तो देखेंगे, तो सेंटर हर एरिया से खास हो जाता है। जब हम पैदा भी होते हैं ना तो अपनी माँ के साथ हम सेंटर से जुड़े होते हैं, यानी नाभि से जुड़े होते हैं। तो नाभि हमारे पूरे शरीर का जैसे सेंटर है, वैसे ही ये जो केंद्र हैं, ये जो 4 घर हैं हमारे, 4 भाव हैं जो ये केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, ये केंद्र कहे जाते हैं। धर्म हमारे 1, 5, 9 घर जो हैं ये धर्म से जुड़े हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है आपका कर्तव्य, आपका भाग्य, आपका जो अध्यात्म है वो कैसा है ज़िंदगी में, किस तरह ये रिप्रेजेंट करता है, ये हम 1, 5, 9 से रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। अर्थ 2, 6, 10 जो घर हैं ये अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ को दिखाते हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब जो है वो आपका धर्म के साथ है, आपकी डेली इनकम के साथ है, आजीविका के साथ है, प्लस आपके जो रिसोर्सेज आप ज़िंदगी में इकट्ठे करते हो अपनी जीवन को जीने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ये 3 चीज़ें, ये 3 घर इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी बहुत खास घर हो जाते हैं। एक है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण आपके कुंडली में आपकी डिज़ायर्स को, आपकी रिलेशनशिप्स को, आपके सामाजिक जीवन जो आपका सोशल जो आपकी लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसकी जो राशियाँ हैं वो 3 7 घर जो हम देखते हैं ये इसको रिप्रेजेंट करता है। धर्म और जो 4 त्रिकोण जो हमने पकड़ा है, पहला 5वां 9वां, दूसरा 6ठा 10वां, तीसरा 7वां 11वां, चौथा 8वां 12वां, ये राशियाँ हैं। पहली मेष सिंह धनु राशि का त्रिकोण है, दूसरा वृषभ कन्या मकर का त्रिकोण है, तीसरा मिथुन तुला कुंभ का त्रिकोण है, चौथा कर्क वृश्चिक मकर मीन का त्रिकोण है। ये 4 त्रिकोण है और ये 4 त्रिकोण है और ये है हमारे जो 3 जो है हमारे केंद्र हैं। 3 हमारे जो केंद्र लिए हैं, केंद्र जैसे हमने लिया है पहला, चौथा, 7वां, 10वां एक लिया है, दूसरा 6ठा और दूसरा लेंगे, दूसरे के बाद में दूसरे का 6ठा आएगा, 6ठे से आपका 10वां आएगा, 10वें से 12वां आएगा, एक केंद्र ये आ जाएगा। जैसे हमने 1, 5, 9 जैसे त्रिकोण बताया, वैसे ही जो 1, 4, 7, 10 का एक केंद्र हो जाएगा। तो इसमें जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया कि त्रिकोण की जो राशियां होती है, त्रिकोण की राशियों में मेष सिंह और धनु राशि का त्रिकोण हो गया, ये अग्नि तत्व का त्रिकोण हो गया। फिर उसके बाद में वृषभ कन्या मकर का है, ये पृथ्वी तत्व का हो गया। उसके बाद में मिथुन तुला कुंभ का, ये वायु तत्व का त्रिकोण हो गया। उसके बाद में कर्क वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व का त्रिकोण हो गया। ऐसे ही आपका जो चर राशि का एक केंद्र बनता है, 1, 4, 7, 10, मेष कर्क तुला मकर का चर राशि का त्रिकोण हो गया। वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ राशि का स्थिर राशि का केंद्र हो गया। और उसके बाद में मिथुन कन्या धनु और मीन का द्विस्वभाव राशि का एक केंद्र हो गया। ये 3 केंद्र हो गए और 4 त्रिकोण हो गए। इस प्रकार से 4 और 3 को हम अगर ये करते हैं, अगर मल्टीपल करते हैं तो ये 12 भाव हो गए, ये 12 भाव हो गए।
और ये 12 भाव हो गए। और इसी को अगर हम पूरा 12 को 12 में अगर ये अगर रोटेट करेंगे तो 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 और 3 9 हो गए, और 4 और 4 16 हो गए। 16 और 9 को ऐड करते तो 25 है, तो 25 तत्व से पूरा का पूरा हमारा शरीर बन गया। ये पूरा शरीर का जो निर्माण है वो पूरा 25 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। जैसे जो कालपुरुष की कुंडली है ना, ये कालपुरुष की कुंडली ना एक यूनिवर्सल रेफरेंस है। हम क्या करते हैं कि हम एक अच्छे शरीर वाला इंसान देखते हैं और उसके साथ ना हम मैच करते हैं कि आपके शरीर के अंदर क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए। यानी कि हमने ना एक यूनिवर्सल रेफरेंस लिया, एक रेफरेंस पॉइंट लिया। उस रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं कालपुरुष की कुंडली। कालपुरुष की कुंडली जो ना वो हमेशा 1 नंबर से शुरू होती है, लगन उसका जो है मेष रहता है, और कालपुरुष की कुंडली से रेफरेंस लेके ही हम बाकी कुंडली का आंकलन करते हैं। बाकी कुंडलियाँ इसलिए अलग हो जाती हैं क्योंकि हो सकता है कि आप मेष लगन से पैदा हुए, हो सकता है कि आप वृषभ लगन से पैदा हुए, हो सकता है आप तुला लगन से पैदा हुए। राशि चेंज हो जाएगी तो आपकी कुंडली चेंज हो जाएगी। और ये कालपुरुष की कुंडली है वो सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के लिए काम आती है हमारे। त्रिकोण के अंदर जो हम पहला त्रिकोण जो हम बनाते हैं जिसको हम उद्धव गति का त्रिकोण बोलते हैं, उद्धव गति का त्रिकोण में पहला, पांचवा, नौवां होता है। तो उसके अंदर जो उद्धव गति का त्रिकोण ऊपर की तरफ जाएगा, उसमें पहली जो रेखा ऊपर से नीचे जब आएगी, जो प्रथम से नवम की तरफ आएगी, वो ब्रह्मा की रेखा है। और नवम से पंचम आएगी वो विष्णु है, और पंचम से लगन की तरफ जाएगी वो महेश है। ये उद्धव गति का त्रिकोण होगा। और इस त्रिकोण, ये त्रिकोण उद्धव गति का हो गया। फिर इसके ऊपर शक्ति का त्रिकोण बनाएंगे, तो शक्ति के त्रिकोण के अंदर हम इस तीसरे का, 11वें का और 7वें का त्रिकोण बनेगा। तो तीसरा भाव जो है वो क्रोध का है, 7वां भाव काम का है, और 11वां भाव लोभ का है। तो काम, क्रोध, लोभ का एक त्रिकोण बन गया। तो ये त्रिकोण इस प्रकार से, ये त्रिकोण आपका ऊपर की तरफ जाएगा और ये त्रिकोण इसके इधर जाएगा, तो दोनों त्रिकोण बीच में आ जाएंगे। और एक त्रिकोण बनेगा वो दशम का बनेगा। दशम से इस प्रकार बनेगा, दशम से लेकर के इस पे आएगा, दशम से दूसरे पे आएगा और छठे पे आएगा, और छठे से दूसरे को मिक्स करेगा, ये बनेगा। और फिर चौथे से ये त्रिकोण बनेगा, चौथे से 12वें पे जाएगा, 12वें से 8वें पे जाएगा, ये मोक्ष का त्रिकोण बनेगा। ये मोक्ष का त्रिकोण हो गया, वो धर्म का त्रिकोण हो गया, वो अर्थ का त्रिकोण हो गया। और ये 12 त्रिकोण, यही 12 भाव हो जाते हैं। ये 12 भाव जो हैं, यही 12 भाव जो हैं, ये 12 लगन है। और ये 12 लगन है, ये 12 लगन का जो उदय है, जब क्षितिज पे जब सूर्य उदय होता है, उस वक्त जब जो राशि उदय हो रही होती है उसे उदित लगन कहते हैं हम लोग। और ये जो राशि उदित होती है, उदित लगन होता है। यही 12 लगन हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे। यही हर राशि के हिसाब से उसका अलग अलग ज्योतिर्लिंग है। यही 12 ज्योतिर्लिंग है, यही 12 लगन है। और लगन जो है, लगन का मतलब ये होता है कि लगन जो है वो उस वक्त जो राशि उदय हो रही है, जिस वक्त मनुष्य का जन्म हो रहा है, जो जिस समय पे, जिस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे जो राशि उदय हो रही है, वो लगन होता है। लगन का मतलब शरीर है, शरीर का मतलब पृथ्वी है। लगन सब, अगर लगन बली है तो सब कुछ बली है, क्योंकि संसार के अंदर, इस भौतिक वर्ल्ड के अंदर, इस सांसारिक वर्ल्ड के अंदर जो भी मनुष्य भोगता है वो इस शरीर के द्वारा भोगता है। बाकी सब चीज़ें, दूसरी चीज़ें जो है मन के द्वारा भोगता है, वो दिखती नहीं है, बट शरीर प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। और शरीर से प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य हर चीज़ का भोग या हर चीज़ का अनुभव, हर तत्वों का, हर चीज़ का जो अनुभव करता है, वो लगन है। वो इसलिए लगन का महत्व सबसे ज़्यादा है। और लगन का महत्व इसलिए ज़्यादा कि लगन मस्तिष्क है, और मस्तिष्क के अंदर हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम जो पूरा का पूरा है, वो पूरा का पूरा मस्तिष्क के अंदर है। अगर इवन बायोलॉजिकल भी, साइंस भी ये बोलती है कि जब तक बायोलॉजिकल ब्रेन डेड नहीं हो जाता तब तक वो मृत्यु डिक्लेयर नहीं करते। इसके लिए जो पहला भाव जो है, लगन जो है, वो महत्वपूर्ण है। और लगन से डिसाइड होता है कि मनुष्य की जो पर्सनालिटी है, या मनुष्य की जो शरीर की आकृति है, या मनुष्य के शरीर का जो बल है, वो किस प्रकार होगा। पृथ्वी जो है वो डिसाइड करती है, उस पर कितने भी बीज डालो वो फर्टाइल कैसे होगा, वो कैसे उगेगा। फर्टिलिटी जो है वो पृथ्वी डिसाइड करती है। इसलिए जो लगन है वो महत्वपूर्ण है। किसी भी जन्म कुंडली के अंदर लगन का महत्व सबसे ज़्यादा है। और चंद्र लगन जो है वो आपका सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, जो भी हम प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव करते हैं, उस अनुभव का जो
एसेंस होता है या जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस हमारी मेमोरी में जाकर के रिस्टोर हो जाता है। वो चंद्र मतलब मस्तिष्क हो गया, चंद्र मतलब मन हो गया, उसके अंदर वो पूरा सब इकट्ठा होकर के समय के साथ में वो हमें ये समझाता रहता है कि हमारा क्या है। और सूर्य लगन जो है वो हमारा कारण शरीर है, कि हमारा जन्म जो हुआ है वो जन्म के पीछे का जो मूल कारण है, मूल उद्देश्य, जो जन्म किस लिए हुआ है, किस कारण से हुआ है, वो सूर्य लगन डिसाइड करता है। तो सूर्य, चंद्र और लगन, ये तीनों, सूर्य, चंद्रमा और लगनेश, ये तीनों अगर आपस में एक त्रिकोण में हो, अगर केंद्र में हो, तो आदमी के अंदर सिमिलरिटी, आदमी में यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होती है। उसका शरीर, उसका दिमाग, उसकी आत्मा, तीनों एक तरीके से, उसका सोचने में रिदम ज़्यादा होता है, वो रिदमेटिक होता है। अगर किसी का चंद्र और लगन अगर आपस में विपरीत दिशा में है, तो आदमी का जो थॉट प्रोसेस होता है वो अलग होता है, एक्शन होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। इसके लिए वो एग्जीक्यूशंस वो कम कर पाता है। यह सूर्य, अब इसमें सुदर्शन पद्धति के अंदर ये साफ लिखा है कि सूर्य, चंद्र और लगन तीनों को देख करके उसके बाद में दशा डिसाइड, ग्रह दशा उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सी दशा ज़्यादा फलित होगी। जैसे भाव दशा होती है, ग्रह दशा होती है और राशि दशा होती है। 3 प्रकार की दशा जो महत्वपूर्ण दशाएं मानी जाती है, तीनों का आधार जो है इसमें इसी चीज़ से पकड़ा गया है। जिसमें पर्टिकुलरली जो भाव दशा पकड़ी गई है, उसके अंदर सूर्य, चंद्र और लगन का तीनों का साथ में, तीनों कुंडलियों को ओवरलैप करके देखा जाता है। उसके बाद में उससे फंक्शनल, बेनिफिक और मेलिफिक डिसाइड करके उसके बाद में दशा का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा पहले सीधा खाली लगन कुंडली से हम दशा का निर्धारण नहीं कर सकते। उसके अंदर 6, 8, 12 घर ऐसे हैं जिसको हम द्रग्न हाउस भी बोलते हैं, जिसको हम दुष्टाना हाउस बोलते हैं, जिसको हम त्रिक भाव बोलते हैं। अब त्रिक भाव एक ऐसा एरिया है हमारी ज़िंदगी का जो ज़िंदगी में किसी को नहीं चाहिए। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु किसी को नहीं चाहिए। अष्टम अकस्मात, ऐसी घटनाएं जो आपने सोची भी नहीं होती, जो प्लान में नहीं होती, जो आपकी ज़िंदगी में आपको पता नहीं कब आ जाएंगी। हिडन एनिमीज़ आपके, हिडन आपकी इश्यूज़, हिडन बीमारियां, वो हर तकलीफ़ जो छुपी हुई है, जो सामने नहीं है, जिसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये अष्टम के अंदर है, ये किसी को नहीं चाहिए। 12वां घर आपका व्यय का घर है, खर्चा किसी को नहीं चाहिए। हालांकि खर्चा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, लेकिन 12वां भाव आपके खर्चे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 6, 8, 12 घर जो हैं, ये इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट देने के लिए काफ़ी होते हैं, और ये कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। ज़िंदगी के अंदर सुख और दुख हमारी दोपहर छाँव की तरह चलते हैं। जैसे जब तक आपको ना दुख का एहसास ना हो, तो आप सुख भोग नहीं सकते। अब एक इंसान कोई बड़ी अच्छी फैमिली में पैदा हुआ है ना, तो उसको ना तकलीफ़ का पता नहीं क्या होता है। जैसे आप देखिए कि बुद्धा की अगर आप देखें, सिद्धार्थ की अगर आप उनकी अगर स्टोरी देखें, तो पहले 29 साल तक उन्होंने राजपाट भोगा, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि इनको घर से बाहर नहीं लेके जाना, इनको बाहर का बोध नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जब वो बाहर निकले तो उनको बोध हुआ। तो मतलब आपको एहसास किसी चीज़ का तब होता है जब उसका एंटी चीज़ का एहसास आपने पहले किया हो। तो जब आप तकलीफ़ सहते हैं ना, जब आपको कोई कष्ट आता है, उसके बाद जो रिलीफ मिलता है, वो रिलीफ का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो आपको एहसास दिलाता है कि तकलीफ़ें क्या होती हैं। तो 6, 8, 12 ये वही घर हैं जो आपको तकलीफ़ देने के लिए काफ़ी है। दुष्ट स्थान को 6ठा, 8वां, 12वां भाव जो पकड़ा गया है, दुष्ट स्थान पकड़ा गया है, ये खड्डे के स्थान माने गए हैं। मैंने जैसे भी आपको पहले बताया है कि जिस स्थानों में जहाँ अगर दरारें हैं, जहाँ छिद्र है, वो स्थान कमज़ोर है। लगन से 6ठा भाव होने की वजह से लगन का शत्रु है, 6ठा भाव शत्रु भाव माना गया। हमने भावों को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने पकड़ा था कि 6ठा भाव रोग, ऋण, रिपु का है। तो पहला भाव लगन का है, वो खुद का है। तो खुद का जो शत्रु है, उसका शत्रु क्या हो सकता है? जैसे शरीर का शत्रु रोग है, इसके अलावा ऋण है, और रोग, ऋण, रिपु, और अगर उसका रोग है, ऋण है, और जो प्रत्यक्ष रूप से शत्रु है, जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, या जो उसके पीछे या उसको क्रिटिसाइज करता है, ये तीनों चीज़ें 6ठे भाव से डिसाइड होती है। इसलिए 6ठा भाव जो है वो दुष्ट स्थान माना गया है। अष्टम भाव मृत्यु है, तो साक्षात शरीर के लिए आयु भाव है। अगर आयु अगर क्षीण अगर होती है तो वो शरीर के लिए नुकसानदायी है। 12वां भाव व्यव स्थान है, तो मेटलिस्टिक वर्ड के हिसाब से आदमी जो भी वेल्थ क्रिएट करता है, और 12वां भाव खर्चे का है, एक्सपेंसेस का है, बैड डेब्ट्स का है, लॉसेस का है।
तो अगर उसको मेटलिस्टिक लॉस होता है या उसको स्पिरिचुअल लॉस होता है या किसी भी टाइप का जो लॉस होता है वो द्वादश भाव डिसाइड करता है। इसके लिए उसको दुष्ट स्थान पकड़ा गया है। उपाचय में तीसरा, छठा, 10वां, 11वां पकड़ा गया है। तीसरा, छठा, 11वां है, उसको ऐसा बोलते हैं कि तीसरा, छठा, 11, जैसे केंद्र में हम बोलते हैं कि पहले से चौथा बलि, चौथे से 7वां बलि, 7वें से 10वां बलि। त्रिकोण में भी बोलते हैं पहले से 5वां बलि, 5वें से 9वां बलि। ऐसे ही दुष्ट स्थान में भी हम ये कहते हैं कि दुष्ट स्थान में भी तीसरे से छठा बलि, छठे से 11वां बलि। दुष्ट स्थान उत्तरोत्तर बलि माने गए हैं। और जैसे केंद्र में उत्तरोत्तर बलि माना है, पहले से चौथा, चौथे से 7वां, 7वें से 10वां उत्तरोत्तर बलि है। त्रिकोण भी उत्तरोत्तर बलि है। वैसे दुष्ट स्थान भी जो है, हम इस आज के समय में जो जी रहे हैं, इसमें जो दुष्ट स्थान, जैसे अपचय के अंदर जो दुष्ट स्थान के अधिपति तीसरा, छठा, 11वां बलि है, तो वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड की प्रोग्रेस के लिए सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम है। बिना पराक्रम, बिना रिस्क उठाए, बिना साहस के बिना मनुष्य आज की तारीख में कोई उन्नति नहीं कर सकता। छठा भाव शत्रु का है, कंपटीशन का है, लड़ने का है। तो आपके अंदर लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, आपको खड़ा रहने की ताकत होनी चाहिए, आप में महत्व, आपके अंदर साहस होना चाहिए। और 11वां भाव जो है वो महत्वाकांक्षा का है, 10वां भाव कर्म का है। तो कर्म करने की कैपेसिटी भी आप में होनी चाहिए। 11वां भाव महत्वाकांक्षा है। अगर महत्वाकांक्षा नहीं होगी, साहस नहीं होगा, लड़ने की क्षमता नहीं होगी, तो आप बड़े, अगर शख्सियत बनना चाहते हैं या आपकी पर्सनालिटी का जो बड़ा हीरा, मतलब अपने आप को ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर इनका बलि होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली दूसरे स्थान 3, 6, 11 पकड़ा गया है, अपचय के अंदर 10वें को भी पकड़ा गया। 2 और 7 कुंडली के अंदर मार्केश कहेंगे। हम वैदिक ज्योतिष की अगर बात करें तो 2 और 7 को ना मार्केश इसलिए कहा गया क्योंकि दूसरा घर ना रिसोर्सेज का घर है और परिवार का घर है। 7वां घर आपका जो सेकंड हाफ जो आपका लाइफ का होता है, और आपका जब पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर करता है, जब आपका जीवन साथी आपकी ज़िंदगी में एंटर करता है, ये वो वाला भाव है। ये व्यापार भी है, ये काम भी है, और ये आपकी रोज़मर्रा की जो आप कमाई करते हैं या पैसा कमाते हैं, ये वो भी है। 2 नंबर को इसलिए मार्केश कहा गया कि एक तो पहला जो इसका कारण है, ये पैसे का भाव है। इंसान कब मरता है? जब उसके पास पैसा नहीं होता। इंसान किससे हारता है? अपने परिवार के आगे हार जाता है, और अपने परिवार के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है और मरना भी पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। शारीरिक तौर पे आप जीवित हैं, लेकिन कहते हैं ना मृत्यु तुल्य कष्ट कहाँ से आता है? 2-7 से। मार्केश इसलिए कहा गया क्योंकि इंसान सिर्फ और सिर्फ परिवार के पीछे मरता है और अपने पैसे के लिए। अगर उसके पास आजीविका नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसके लिए मरण बराबर है। इसलिए दूसरे भाव को मार्केश कहा गया, क्योंकि इसी के चलते ही इंसान अच्छे काम भी करता है, खराब काम भी करता है। पैसा चाहिए तो वो गलत रास्ते पर भी उतर आएगा। ये दूसरा भाव प्रेरित करता है आपको, दूसरा भाव आपको इंसिस्ट कर देता है कि मुझे क्या करना है अपनी घर की आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। इसके लिए इसको मार्केश कहा गया, क्योंकि इंसान सिर्फ यहाँ हारता और कहीं नहीं हारता। 7वां घर इसलिए मार्केश कहा गया क्योंकि 7वें घर के अंदर आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपका ज़िंदगी का, आपका जो सेकंड हाफ पार्टनर है जो आपको ज़िंदगी में मिलता है। अगर वो आपकी ज़िंदगी में अच्छा आपको मिला, ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। अगर आपको वो ख़राब मिल गया तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाती है। आप देखिए ना, किसी की शादी हो जाती है बाई चांस, 7th हाउस आपका शादी का घर है, तो वहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसने आपकी ज़िंदगी को आते ही नरक बना दिया, तो कहते हैं ना मेरा तो मरण हो गया, इससे अच्छा तो शादी होती ना मेरी। हालांकि ये कर्मास के खेल हैं, ये कर्मों के खेल हैं। कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में बिना कर्म के आता नहीं है। कोई आपका मेल जोल होता है पिछला, कोई आपका पिछला दाना पानी होता है जो आप लेके आपके लाइफ में इंसान आपके साथ जुड़ता है। बट कई बार ऐसे जो पास्ट लाइफ के जो आपके रिलेशनशिप होते हैं, जो आपने किसी के साथ कुछ खराब किया हो, आज वो आपको भुगतान देना पड़ेगा। वो लाइफ में आपके इंसान आता है और दूसरा इंसान हारता है अपने काम से। अगर काम ना, मैं आजीविका की बात कर रहा हूँ, काम ना हो तो इंसान वैसे ही मृत्यु तुल्य कष्ट की तरफ चला जाता है। क्योंकि ज्योतिषियों के पास लोग क्यों जाते हैं? पैसा नहीं है, काम नहीं है, फैमिली का पालन पोषण नहीं मैं कर पा रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चल रहा। ये 2 और 7 बड़ी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो ये 2 और 7 आपके मृत्यु तुल्य कष्ट की तरफ इसीलिए लेके जाते हैं। एक पैसा दे रहा है, एक काम दे रहा है, एक व्यापार दे रहा है। तो अगर ये दोनों कमज़ोर हो जाएं तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट है, इसलिए इनको मार्केश कहा जाता है। जैसे आपने उसमें लिखा कि आपने पूछा था कि मार्केश के लिए जैसे द्वितीयेश और सप्तमेश को मार्केश क्यों माना गया है। वो इसके लिए माना गया है कि अष्टम भाव आयु का है, अष्टमेश से अष्टम तृतीय भाव हुआ, वो भी आयु का हुआ। अब 12वां भाव हम पकड़ते हैं व्यव का है, तो आयु की व्यव जो होगा, आयु की व्यव जो है उसका 12वां भाव हो गया। तो सप्तम से सप्तम का 12वां भाव, अष्टम से 12वां भाव सप्तम हो गया। तो आयु का क्षीण करने का भाव सप्तम है
और तृतीयेश से 12वां भाव द्वितीयेश हो गया, तो वो तृतीयेश में उसकी आयु का व्यवहार करने के लिए दूसरा भाव हो गया। इसके लिए दोनों के दोनों भाव जो हैं वो आयु का नाश करने के लिए दोनों भाव है, दोनों आयु का व्यय करने वाले भाव है, इसलिए वो मार्केश हो गए।